स्थानीय स्तर पे वित्त और शक्ति का हस्तांतरण पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है हमारा, ये 10वां लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और 10वां का पहला पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है प्री और मेंस को, और इसको इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ना पड़ेगा। जितने भी एसडीजी या जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना होगा इसमें, और ये काम आपका भी होगा। मैं भी जब दिमाग खोलूंगा तो वहां से जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम फुटकर में कहीं एसडीजी पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको जोड़ना होगा, लिंक करना होगा, हम बताएंगे कि कैसे लिंक करना है, ठीक है ना। लिंक करके पढ़ना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो शक्तियों का हस्तांतरण स्थानीय या लोकल बॉडी में देखें तो क्या है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसमें स्थानीय स्तर पे शासन की बात कही गई थी, ठीक है ना। 73वें और 74वें जो पीछे हम लोग प्रावधान पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इनमें क्या किया गया, कितने प्रकार की शक्ति देखा गया हस्तांतरण का। तो एक राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, अगर इन दोनों का बन जाना मतलब पंचायत और नगर पालिका बना, तो इसमें हस्तांतरण किन किन शक्तियों का हुआ। तो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, और तीसरा वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण हुआ। कहाँ पे, लोकल बॉडी में। और इन्हीं शक्तियों के हस्तांतरण के कारण हम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ। तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ, इसका पक्ष रखना है तो इन तीनों चीजों को बताना होगा। कह दे क्वेश्चन में कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसके एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो समझाइए, राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण और वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। अब आ जाते हैं राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण, पहला पार्ट लिख रहे हैं। देखो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण में देखें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और उनको प्रभावशाली तरीके से जब लागू करना था तो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों को में जनता का क्या करा, सहभागी देना पड़ा। बात समझो कि 73वें संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि संवैधानिक संस्था बन गई। कौन, पंचायत बन गई। कैसा बन गया, संवैधानिक बन गया। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण के द्वारा या राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण के द्वारा जनता का क्या हुआ, जनता का भागीदारी बढ़ा, ठीक है। इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण में देखें तो पहला हमने बताया क्या, भागीदारी बढ़ा, जनता की भागीदारी बढ़ा, कीवर्ड बता रहे हैं, भागीदारी बढ़ा। दूसरा क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था तीनों स्तर पे लागू हुई, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। निर्वाचन क्या हुआ, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना था, तो दूसरा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। और स्थानीय स्तर पे क्या हुआ, राजनीतिक शक्ति पहुंचा, या राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। दूसरा बात बोला। तीसरा बोला कि 73वें संविधान संशोधन में हमने चुनाव लड़ने की आयु क्या कर दिया, 21 वर्ष कर दी। तो इससे बहुत सारे युवा क्या हुआ, 21 वर्ष कर दिया तो बहुत सारे युवा क्या किए, पार्टिसिपेट किए इसमें, ठीक है। तो युवाओं का युवा शक्ति पार्टिसिपेट किया तो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ युवाओं के अंदर। चौथा क्या किया कि हमने पंचायत में एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए भी, साथ में महिलाओं के लिए भी हमने क्या किया, आरक्षण दे दिया सीट का। तो इनका सशक्तिकरण बना, अर्थात राजनीतिक शक्ति इनके पास भी आ गई, ठीक है। ये हमारा राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ। तो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, इसको हम ब्रीफ में देखें। ब्रीफ में तो ब्रीफ में देखो क्या हम की वर्ड लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखो, कैसे होगा राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण। एक बताया कि जनता की भागीदारी बढ़े, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि युवा की भागीदारी बढ़ी। तीसरा हमने बताया कि प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, तो प्रत्यक्ष चुनाव में राजनीतिक शक्ति कहां पर पहुंची, राजनीतिक शक्ति स्थानीय स्तर पर पहुंची, ठीक है। ये हम मोटा मोटा 3 बातें कह रहे हैं। अब आ जाता है कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा। और इसको भी हम एक
राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण में कर सकते हैं। तो ग्राम सभा में गांव के ग्राम सभा क्वेश्चन पूछा गया है और गलत भी करते हैं। तो ग्राम सभा का मतलब कि गांव के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं, जितने वयस्क व्यक्ति हों गांव के वो सभी शामिल होते हैं ग्राम सभा में, ठीक है। और ग्राम सभा पंचायत में स्थानीय समस्याओं पे क्या करती है, निर्णय लेती है। स्थानीय समस्याओं पे निर्णय लेती है। जब निर्णय लेगी तो इससे क्या होगा, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। तो पहला तो ग्राम सभा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जान लो कि गांव के जितने वयस्क मतलब जितने 18 से ऊपर होंगे वोट दे सकते हैं, वो सारे वयस्क शामिल होते हैं। और ग्राम सभा क्या करती है, स्थानीय सभा समस्याओं का पे निर्णय लेती है। तो इस आधार पे राजनीतिक शक्ति का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। तो हम 4 आधार बनाए कि जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी, युवा की भागीदारी बढ़ जाएगी, प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो राजनीतिक स्थानीय स्तर पे आ जाएगा, ग्राम सभा का क्या होगा, स्थानीय समस्याओं पे निर्णय लेगा, तो राजनीतिक शक्ति का क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान जो 11वें अनुसूची में कितने विषय डाले गए थे, 29 विषय डाले गए थे। इस पे क्या कर सकता था, पंचायत निर्णय ले सकता था, ठीक है। तो पंचायत निर्णय ले सकता था इन विषयों पे। तो प्रशासन में इन विषयों पे जब निर्णय ले सकता तो प्रशासन में क्या भूमिका बढ़ गई पंचायत की, क्योंकि 29 विषयों का क्या होता, तो भूमिका बढ़ गई, पहला बात बोला। 11वें अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़े से, जो एग्जाम्पल 29 तो कोट नहीं कर रहे हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट है तो वो बता रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, ग्रामीण स्तर पे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम कौन चलाता है, तो पंचायत चलाती है। स्थानीय स्तर पे शिक्षा कौन देखता है, पंचायत देखती है। स्थानीय स्तर पे स्वास्थ्य जैसे अस्पताल बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, वो कौन देखता है उसको, वो पंचायत के अंतर्गत आता है। महिला और विकास का किस में आता है, पंचायत में आता है। पशुपालन किस में आता है, पंचायत में आता है। तो इसी तरह 29 विषय है जिसपे क्या कर सकता है, पंचायत निर्णय ले सकता है, ठीक है ना। जो विषय हैं 29 विषय, उनसे संबंधित जब केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार की योजनाएं लागू की जाती है, उसमें पंचायतों को भी प्रशासनिक शक्ति प्राप्त होती है। मान लो कि अगर स्वास्थ्य पे क्या करे, सेंटर भी लागू करे और स्टेट भी लागू करे, तो ये सेंटर और स्टेट तो लागू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लागू करने की प्रशासनिक शक्ति किसको प्राप्त होती है, पंचायत को प्राप्त होती है। तो ये प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। तीसरा आ रहा है वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण। वित्तीय शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है इसके विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। और यही राज्य वित्त आयोग मजबूती प्रदान करता है लोकल बॉडीज को, ठीक। 74वें संशोधन के द्वारा विकेंद्रित नियोजन को मान्यता दिया गया। 74वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें विकेंद्रित नियोजन को मान्यता दिया गया था। और विकेंद्रित नियोजन कैसा होता है, जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां से लिंक करना होगा। तो विकेंद्रित नियोजन का मतलब कि नीचे के स्तर पे जो नियोजन हो, ठीक है, टॉप के स्तर पे नहीं, नीचे के स्तर पे लोकल बॉडी अगर नियोजन करे उसको विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। छोटा सा बोलते हैं। जिला नियोजन समिति का कई बार क्वेश्चन बोला कि कौन से आर्टिकल में आता है जिला नियोजन समिति। पहली बात कि ये कैसी समिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, 243 जेड डी में है इसका प्रावधान। ये जिला नियोजन समिति है जो विकेंद्रित नियोजन बनाती है। 243 जेड ई महानगर नियोजन समिति का प्रावधान है, ये भी कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ठीक है। इसमें निर्वाचित और विशेषज्ञ प्रतिनिधि होते हैं। किसमें, जेडई में या जिला नियोजन में देखें तो इसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और कुछ विशेषज्ञ प्रतिनिधि भी होते हैं कमेटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। तो वित्तीय शक्ति में बोला कि एक तो पहला हम शर्त रखेंगे राज्य वित्त आयोग, ठीक है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, पहला बात बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे विकेंद्रित या डिसेंट्रलाइज नियोजन। विकेंद्रित नियोजन के लिए दो समितियां बताया, दो समितियां हमने बताया, कौन, जिला नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति, ठीक है। ये वित्तीय शक्ति का क्या कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कि सोशल ऑडिटिंग स्टार्ट हुआ है वर्तमान समय में। सोशल ऑडिटिंग में, और ये हमारे मेंस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सोशल ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो पंचायत, बहुत सारे इस समय राज्य हैं जो पंचायत को शक्ति दे रखे हैं, क्या, जो स्थानीय स्तर पे कोई सरकारी योजना हो या कार्यक्रम हो
उस पे देख रेख करना, उसके खर्च पे या खर्च कितना हो रहा है उसकी जानकारी लेना, धन की कितना प्राप्त हुआ, कितना धन खर्च हुआ, मतलब ऑडिटिंग करना। कि वो कुछ राज्य क्या कर रखे हैं, पंचायत के संदर्भ में सोशल ऑडिटिंग को लागू किया है। सोशल ऑडिटिंग को लागू किया है और इसका काम क्या है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाओं का परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, जितने कार्यक्रम चला जा रहे हैं उसका ऑडिटिंग करना। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। फिर विकेंद्रीकरण में 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया है, एनके सिंह कमेटी जो था वो, उन्होंने सिफारिश किया है कि राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में उन राज्यों को वरीयता दी जाए। ठीक है, क्या सिफारिश किया 15वें वित्त आयोग ने, तो सिफारिश किया है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में उन राज्यों को वरीयता दिया जाए जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रभावशाली तरीके से लागू करते हैं। मतलब फिर से विकेंद्रीकरण का प्रमाण मिल रहा है। कहने का मतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने जो सेंटर का है उसने कहा कि भाई उनको आर्थिक सहायता ज्यादा दो जो वरीयता देते हैं स्थानीय स्वशासन को, अर्थात पंचायत और नगर पालिका बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से लागू कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता दो कि वो विकास करें। तो जब पंचायत विकास करेगा तो स्टेट भी विकास करेगा। ठीक है, जो प्रभावशाली तरीके से लागू, ऐसा नहीं है कि वो पैसा ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर दे रहे हैं तो उनको देने की बात है, तो फिर उनमें तो समुद्र है, भरते जाओ पैसा, वो करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। लेकिन जो प्रभावशाली तरीके से लागू कर रहे हैं उनको प्रमोट करो। ठीक है, कि और राज्य देख के या पंचायत देख के प्रभावशाली तरीके से लागू करें। ठीक है, तो वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण बताया। तो वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण से पहले एक समरी कर लें, जब सबकी समरी कर रहे हैं तो वित्तीय शक्ति का, फाइनेंस का विकेंद्रीकरण के लिए क्या, राज्य वित्तीय आयोग है और इसके जितने 3 काम बताए हैं वो सब वित्तीय शक्ति के विकेंद्रीकरण में आ जाएगा। दूसरा बोला कि विकेंद्रित नियोजन की बात किया गया है और इसके लिए समितियां हैं, एक पंचायत के लेवल पे और एक नगर पालिका के लेवल पे। ठीक है, तीसरा बात हमने क्या बोला, तीसरा बात बोला कि सोशल ऑडिटिंग करते हैं। जब सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो भी विकेंद्रीकरण हो जाएगा और कुछ राज्य इसको लागू भी कर दिए हैं। जो पैसा है खर्च होने का वो प्रभावशाली रूप से खर्च हो रहा है। फिर हमने बताया कि सोशल ऑडिटिंग के बाद चौथा हम एस्पेक्ट रख सकते हैं, कौन सा चौथा था लास्ट वाला, तो फाइनेंस का 15वें वित्त आयोग का सिफारिश रख सकते हैं। सिफारिश क्या सिफारिश किया था, सिफारिश ये किया था कि जो प्रभावशाली तरीके से लागू कर रहे हैं उनको उनको वित्तीय समर्थन देना चाहिए, सहायता देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस का विकेंद्रीकरण। लेकिन अब क्या है कि चुनौतियां भी हैं शक्ति का, जैसे पूछ लिया जाए ना क्वेश्चन में कि अर्बन पूछ ले चाहे पंचायत पूछ ले, इनको अलग करके शक्ति का विकेंद्रीकृत रूप है तो आपको अलग अलग लिखना होगा, अर्बन बॉडी को लेके और पंचायत को लेके। लेकिन अगर एक ही में पूछे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण हुआ है लेकिन उसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो फिर यही सारी चीजें लिखना होगा। तो चुनौतियां क्या हैं ये क्वेश्चन पूछ ले, चाहे शक्ति के हस्तांतरण में पंचायती राज व्यवस्था की कमी क्या है, जो भी हस्तांतरण हुआ है तो पंचायती राज की व्यवस्था में क्या कमियां हैं तब भी यही लिखेंगे। 73वें संविधान संशोधन की आलोचनाएं करिए तब भी यही लिखेंगे, कमियां पूछे तो यही लिखेंगे। तो क्या है चुनौतियां, देखो पंचायती राज में ग्रामीण भारत की सामंतवादी संरचना, जो सामंत है ना वो शोषणकारी व्यवस्था है, वो लागू होने नहीं देते हैं। प्रशासन प्रशासन जैसे पंचायत का जो प्रशासक होगा वो सामंतवादी, इनको कुछ समझेगा ही नहीं जो सामंत होंगे। ठीक है, ग्रामीण भारत में व्याप्त अशिक्षा जातिवाद क्या है, ये चुनौती है, कमी है। ग्रामीण भारत में सांप्रदायवाद देखने को मिलता है, ये भी चुनौती है। ग्रामीण भारत में व्याप्त गरीबी है, आर्थिक विषमता है, ये भी कमी है। भ्रष्टाचार की कमी है। ठीक है, बस भ्रष्टाचार जैसी कमियां पाई जाती हैं। फिर क्या, महिला सरपंच जैसी कमियां पाई जाती हैं, इसमें जोड़ते जाओ। फिर क्या, महिला सरपंच का जो सरपंच होता है, सरपंच का अगर शिक्षित कम होगा तो वो ना योजना के बारे में जानेगा, ना कार्यक्रम के बारे में ना जानेगा, तो वो लागू नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है, सरपंच शिक्षित नहीं होगा तो इसका लाभ कौन होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो उठाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, हमने बस एक डायमेंशन दिया है। ठीक है ना, जो
लिख सकते हैं, नंबर मिल सकता है। अब देखो 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी स्थानीय संस्थाओं का वास्तविक सशक्तिकरण नहीं हो पाया और वे की राज्य सरकारों पे निर्भर है। ठीक है, तो ये मेंस के क्वेश्चन बन सकता है, राज्य सरकारों पे निर्भर है। तो ये बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। इसको अच्छे से समझना कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को क्या किया गया, सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी स्थानीय संस्थाएं क्या है, वास्तविक सशक्तिकरण नहीं हो पाई, वो आज भी राज्य सरकारों पे क्या है, निर्भर है। इसका मूल्यांकन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। देखो कि पंचायत के गठन और आकार संबंधित प्रावधान कौन लागू करता है, राज्य विधानमंडल लागू करता है, इसलिए निर्भर है। पंचायत का गठन करना हो, उसका आकार निर्धारित करना हो, तो उसका प्रावधान कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल करता है, तो इसलिए निर्भर है। दूसरा क्या, पंचायत की विघटन के संदर्भ में, जब पंचायत का विघटन करना हो उसके संदर्भ में राज्य सरकार को निर्णय की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात पंचायत का विघटन कर दिया जाए, वो उसका निर्णय करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है, राज्य सरकार के पास। तो ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायत का विघटन कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है कि राज्य सरकार कर सकता है, कौन कर सकता है, या विधान सभा कर सकता है, या विधान परिषद कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं, तो राज्य सरकार करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार निर्णय करेगा और उसका एप्लीकेशन होगा। राज्य वित्त आयोग से संबंधित अधिकांश प्रावधान राज्य का विधानमंडल तय करता है। तो राज्य वित्त आयोग का तो गठन किया गया पंचायती राज में, लेकिन उसके जो राज्य वित्त आयोग संबंधित प्रावधान है वो कौन करता है, राज्य का विधानमंडल तय करता है, तो इसलिए निर्भर है। राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित अधिकांश प्रावधान कौन करता है तैयार, वो राज्य विधानमंडल करता है, इसलिए निर्भर है। 11वीं अनुसूची में ये तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि विधानमंडल तय करता है, राज्य सरकार तय करता है, राज्य वित्त आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को निर्धारित किया गया और उसमें निर्णय लेने का किसका होता है, पंचायत का होता है। लेकिन व्यवहार में कितने विषय पंचायत को सौंपे जाएं या न सौंपे जाएं, उसका निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। 29 विषय में से कितने विषय को पंचायत के लिए दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए, वो उसका निर्धारण कौन करता है, राज्य। तो फिर निर्भर हो गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में यह बोला गया था कि पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और पंचायत के अधिकारी जिन पे ग्राम विकास का जिम्मेदारी होती है वो अशिक्षित होते हैं, जो पहले बता दिया था, अशिक्षित होते हैं। ठीक है, तो अशिक्षित होते हैं, उनका शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं होता है पंचायत में जो चुने जाते हैं। और 73वें संविधान संशोधन की सबसे बड़ी कमी है कि प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है इन लोगों को शिक्षा देने के, कि प्रशिक्षित कर दें, जो पंचायत वाले आते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनके, पंचायत के अधिकारी, वो प्रशिक्षण पाक के विकास का कार्य करें तो पंचायत भी डेवलप होगा। तो एक सबसे बड़ी कमी तो ये भी माना जाता है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है 73 अमेंडमेंट में। अब आ जाते हैं, अब हमने उसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पढ़ लिया है, अब उसको एक्सप्लोर करना है, दिमाग खोलना, जितने क्वेश्चन है ये ऐसा है ना कि जो हमने बताया है, जो 5-6 स्लाइड में 5-6 स्लाइड है, इसमें जब पेज पढ़ोगे बहुत सारे हैं, उसका निचोड़ दिया है कि आप कहीं भी उसको यूज करो, कैसा भी क्वेश्चन आए तो इस पे सोचना होगा। तो इस पे एक स्पेशली 20 मिनट का टॉपिक रहेगा या आधा घंटा का टॉपिक होगा सोचने का, जो मजबूर करेंगे आपको सोचने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ के। ठीक, अब आ जाते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करें तो कौन से आर्टिकल में है, 324 में है। और पहले क्या था, ये एक सदस्यीय था, अभी बहुसदस्यीय बन गया। ठीक है, तो एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय की बात करता है आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। ठीक है, और भारत के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा। और कौन करेगा, ये राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। अर्थात ये बोला गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और दूसरा क्या इलेक्शन कमीशन है, इनको मिला के बनेगा क्या, भारत का निर्वाचन आयोग बनेगा। ठीक है, और कैसे होगा, जो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेगा समय समय पर, वैसे निर्वाचन आयोग बनेगा। तो वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट ने निर्धारित किया है वो चला आ रहा है 3 सदस्यीय। 3 सदस्यों को तोड़ें तो एक सीईसी है जो चीफ
इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और दो क्या है, ईसी है। अब यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकी योग्यता की बात करें तो योग्यता नहीं है, इनकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है। निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका वेतन कितना होता है, तो वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। और इनका वेतन संचित निधि होता है, उस पर भारित होता है। और संचित निधि के ऊपर भारित होने का मतलब है कि इसे कम नहीं किया जा सकता है, ठीक। उनके कार्यकाल तक कम नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े तो कार्यकाल क्या है इनका, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले समाप्त हो जाए। पद मुक्ति कैसे किया जाता है, इनको हटाया कैसे जाता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज को हटाने की प्रक्रिया है वैसे हटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अदर दो निर्वाचन इसी हैं उनको हटाया कैसे जाएगा, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कर दे, सलाह कर दे कि इनको हटाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनको हटा देगा। मतलब कहने का मतलब है कि सीईसी को हटाने के लिए कठोर प्रावधान है, लेकिन दो ईसी को हटाने के लिए बड़ा आसान प्रावधान है। क्या किसी ईसी सिफारिश करते प्रेसिडेंट को तो उसके आधार पर हटा सकता है, ठीक। अब निर्वाचन आयुक्त के कार्य और शक्तियां देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन करवाएगा भैया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा की चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। मतदाता सूची समय समय पर तैयार करना, उनका रिन्यूअल करना कौन करता है, ईसी करता है। राजनीतिक दलों का अगर पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो कौन करेगा, ईसी करेगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अगर आवंटन करना है तो कौन करेगा, ईसी करेगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या राज्य का स्तरीय दल का दर्जा देना है तो वो कौन देगा, ईसी देगा, चाहे वो सेंटर के लेवल पे दल हो चाहे स्टेट के लेवल पे हो। राजनीतिक दल में विभाजन हो जाए तो राजनीतिक दल के विभाजन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, ईसी करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और परिसमन आयोग की सहायता से चुनाव क्षेत्र की परिसमन कौन करवाता है, ये ईसी करवाता है। परिसमन आयोग पीछे पड़ चुके हैं, तो चुनाव क्षेत्रों का परिसमन कौन करता है, ईसी करता है, करवाता है। किसी संसद या विधायक की निरयोग्यता हो उसकी जांच करना और राष्ट्रपति या राज्यपाल को सिफारिश करना कौन होता है, उस कौन करता है, ईसी करता है। मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का कोई आयोग हो या कोई जांच करना है कि वो उसकी सदस्यता सही है कि नहीं है, तो उसकी जांच करके ईसी किसको रिपोर्ट देगा, अगर लोकसभा राज्यसभा है तो प्रेसिडेंट को देगा, अदरवाइज विधानसभा है तो किसको देगा, गवर्नर को देगा। और फिर इनको विधायक को हटा दिया जाता है या निर्योग घोषित कर दिया जाता है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। अब क्वेश्चन प्री में यहां से उठता है कि जब इसी सिफारिश देगा तो राष्ट्रपति या राज्यपाल मानने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं, तो साहब यहां बाध्य होंगे। राष्ट्रपति अगर सिफारिश दे देगा तो उनको हटाना ही है, निर्योग घोषित करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। और ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं जो हम लोग से गलत होते हैं, ठीक है, हम लोग के जहन में बस जाएगा तो ये गलत नहीं होंगे, हम सच से क्वेश्चन उछाल मार लेंगे, गलत कम होगा तो हम लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस प्री में ज्यादा होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, ईसी करता है। तो हम ये कार्य और शक्तियां हैं उनको लिख सकते हैं, ये चीजें, ठीक है ना। तो ये हमारा निर्वाचन आयुक्त का क्या है, कार्य और शक्तियां। अब आदर्श आचार संहिता पे क्वेश्चन पूछा है या चुनाव आचार संहिता क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसके प्रावधान लिखे या विशेषताएं लिखे, मेंस का क्वेश्चन। तो आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है कि चुनाव आयोग के द्वारा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और जनता को दिए गए उन निर्देशों से है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जरूरी है। मतलब आदर्श आचार संहिता आसान भाषा में समझो कि दल हो चाहे उम्मीदवार हो चाहे जनता हो, तीनों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, काहे के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, ठीक है। क्या है दिशा निर्देश, तो उतना तो नहीं लिखेंगे जितना हमको नंबर शब्द सीमा हो उतने में लिखेंगे। चुनाव के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, ये आदर्श संहिता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई मंत्री के द्वारा लोक लुभावन घोषणा न किया जाए, ऐसा ना हो कि अब अगले साल चुनाव है तो इस साल या
चुनाव से 6 महीना पहले लोग लुभावन क्या कर दें, घोषणाएं कर दें कि हम जीत जाए, तो ये भी प्रतिबंध है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंधित कोई मुद्दे न उठाए जाए, ये आदर्श आचार संहिता में लिखा गया है। चुनाव के दौरान धन बल बाहुबल का प्रयोग न हो, ये बात की जिक्र किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब देखो चुनाव के दौरान नकदी लेके चलने पर रोक लगाया गया है। एक सीमा से अधिक मतलब लगभग 50,000 से ज्यादा अगर आप नकदी लेके चल रहे हो चुनाव के समय, तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल का प्रकाशन पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है आदर्श आचार संहिता में। जिस दिन चुनाव की तिथि तय की जाती है उसी दिन से लेके चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने तक क्या लगा रहेगा, आचार संहिता लगा रहेगा। कहां से, जिस दिन तिथि इसे घोषणा करेगा, डेट की आज से इतना इतना होगा, तो जिस दिन इसी ने घोषणा किया उस दिन से लेके जब अंतिम चरण का चुनाव समाप्त जब तक नहीं हो जाता है तब तक आचार संहिता लागू रहता है। ठीक, समझ में आया। अब आचार संहिता का उल्लंघन होने पे क्या कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग द्वारा चेतावनी दिया जा सकता है। क्या किया जाता है, चुनाव द्वारा चेतावनी दिया जा सकता है। पहली बात, चेतावनी दिया जा सकता है। दूसरा क्या है कि चुनाव प्रचार को रोका जा सकता है, चुनाव प्रचार को रोका जा सकता है। तीसरा क्या किया जा सकता है, जो उम्मीदवारी है उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है इसे। तो ये तीन बातें हैं, चेतावनी दे सकता है, चुनाव प्रचार को रोक सकता है और उम्मीदवारी रद्द कर सकता है आचार संहिता के उल्लंघन पे। ठीक है, चुनाव आयोग की कमियां या आलोचना करो या इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं ये। विवाद क्या है चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में होती है। निर्वाचन आयुक्त का भाई सीईसी की तो बात हमने कहा था ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अदर इसी जो है वो कार्यपालिका पे निर्भर करता है। ठीक है, कार्यपालिका पे निर्भर करता है, अर्थात अगर सीईसी ने सिफारिश कर दिया तो प्रेसिडेंट हटा देगा। तो इस पे एक तो पहली कमी है। दूसरा है वेंकटचलैया आयोग ने और 20वां संविधान विधि आयोग ने, इन दोनों ने सिफारिश की थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संस्था के द्वारा किया जाए। इसको निपटने के लिए कि पूर्णतः कार्यपालिका के हाथ में रहती है, तो इसकी सिफारिश की थी कौन, वेंकटचलैया आयोग और 20वां विधि आयोग ने, कि दोनों आयोगों द्वारा सिफारिश क्या की गई थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक संस्था के द्वारा की जानी चाहिए। निर्वाचन आयुक्तों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, ये कमी है, यह आलोचना किया जा सकता है। अवकाश प्राप्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को द्वारा लाभ का पद धारण करने पर रोक नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसी निष्पक्ष होके नहीं होगा, वो लाभ से प्रभावित होके कह दे कि जैसे कि हम कहें कि अरे तुम बस चुनाव इस बार हमको जिता दो, अगले बार हम तुमको अच्छा पद दे देंगे, तो रोक नहीं होने की वजह से वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये इस बात का भी आलोचना किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुनिश्चितता तो प्राप्त है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं प्राप्त है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय प्रशासनिक तंत्र नहीं है, तो भारत में निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय भी नहीं है और प्रशासनिक तंत्र भी नहीं है, जिसके कारण उनकी सरकारी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भरता रहता है और फिर इस निर्भरता की वजह से इनकी आलोचना किया जाता है, यह विवाद भी आता है। ठीक है ना, अब आते हैं कि ये हमारा निर्वाचन आयोग से आलोचना से संबंधित था। इससे अच्छे से पढ़ना, हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी अभी एडवांस लेवल पे। ठीक है ना, अब इसी को पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं भारत के संविधान संशोधन के बारे में, कि भारत के संविधान संशोधन कैसा होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो पहली बात उठती है कि भारत के संविधान संशोधन की बात किस में किया गया है, कौन से भाग में, तो भाग 20 में किया गया प्री के लिए। कौन से भाग में, भाग 20 में। और संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या किए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में प्रावधान है संविधान संशोधन का, वैसा ही प्रावधान हमने इंडिया में भी बनाया है। तो कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। भारत में संविधान के संशोधन के कहें तो 3 प्रकार के से किया जा सकता है। एक तो है कुछ प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से क्या करे, संशोधन करे। तो पहला है कि साधारण बहुमत। अधिकांश प्रावधानों में संशोधन संसद क्या करती है, विशेष बहुमत से करती है। कुछ ही प्रावधान है साधारण में और कुछ ही साधारण है जो प्रावधान में संशोधन क्या करता है, संविधान संशोधन
में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम 50% अन्य राज्यों का भी समर्थन चाहिए। तो हमने बताया कि पहला हमारा क्या है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा बताया कि विशेष बहुमत, अधिकांश में विशेष बहुमत होता है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि पढ़ने का मतलब यह है, और कुछ में है क्या, कुछ में है कि विशेष बहुमत हो, विशेष बहुमत हो प्लस 50% से 50% के करीब कम से कम राज्यों का क्या हो, समर्थन हो। तो ये है विशेष बहुमत, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साधारण और कुछ विशेष प्लस 50 में क्या है वो अगर याद रहे तो विशेष बहुमत सब में आंख बंद करके मारते जाओ। ठीक है, तो अब उसको देखिए क्या साधारण बहुमत के पीछे हमने बहुत बता रखे हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स खोलो, देखो कहाँ कहाँ साधारण बहुमत बताया। बाद में बताने का यही तर्क है कि क्या होगा। अब हम विशेष बहुमत का भी बता चुके हैं, साधारण बहुमत का भी बता चुके हैं। बात यह है कि कौन सा ऐसा है जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत और प्लस 50% राज्यों का समर्थन जरूरी है, इसको हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना है तो ये चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के वितरण में बदलाव करना है तो ये चाहिए, मतलब विशेष बहुमत और प्लस 50%, कम से कम 50% राज्यों का अनुमोदन चाहिए। उच्च न्यायालय की शक्तियों में बदलना है तो ये चाहिए। आर्टिकल 368 में ही खुद का संशोधन करना है तो ये करना है। आर्टिकल 368 में केवल 2 और 3 संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है, अर्थात साधारण बहुमत का नहीं है। आर्टिकल 2 और 3 संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात साधारण बहुमत का नहीं है। मतलब ये नोट्स में गलत है, मतलब 368 में क्या है, 2/3 संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, मतलब विशेष बहुमत का उल्लेख तो है लेकिन साधारण बहुमत का नहीं है। इसको करेक्ट कर लेना नोट्स में, मतलब 368 हमेशा विशेष बहुमत से ही होगा। संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, जो संविधान के संशोधन के लिए जो विधेयक लाएंगे वो संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, अब आ जाओ संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, ये पूछ ले मेंस में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, जो हमने संविधान की विशेषता में बताया था कि हार्ड भी है और ये शिथिल भी है, मतलब कठोर भी है और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोर कहां बना देता है, एग्जाम्पल दोगे कि विशेष बहुमत प्लस 50%, या विशेष बहुमत ये भी बना देता है, लेकिन सबसे कठोर ये है। लचीलेपन का क्या मतलब, साधारण बहुमत। तो दोनों का मिश्रण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में केंद्र की स्थिति प्रांतों की तुलना में मजबूत है। संविधान संशोधन करना है तो राज्यसभा या लोकसभा में ही जाता है। हमने कभी नहीं बोला कि विधानसभा से होता है, विधानसभा से नहीं होता है, जबकि राज्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो विशेष बहुमत हमने थर्ड कंडीशन बताया कि 50%, उसमें क्या कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं, 50% कम से कम चाहिए, जो थर्ड कंडीशन था, विशेष बहुमत प्लस 50%। लेकिन कभी विधानसभा में संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं जा सकता। इस आधार पे देखें तो संसद क्या है, संसद ज्यादा शक्तिशाली है संविधान संशोधन में प्रांतों की तुलना में। ठीक है, समझ में आया। संसद मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन नहीं कर सकती, ये भी विशेषता है। केशवानंद भारती केस 1973 बताया था, याद होना चाहिए। अब जो पीछे बता चुके हैं उसी को आधार लेंगे अब, क्योंकि जो मेन है आगे की क्या है कि जो पीछे बता चुके हैं उस पर आधारित है। स्विट्जरलैंड की तरह भारत में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बता भी देते हैं कि संविधान संशोधन के लिए जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है कि जनमत संग्रह किया जाता है। तो जनमत संग्रह क्यों नहीं हम भारत अपनाए। तो पहली बात है कि क्या तर्क लोगे, जनमत संग्रह का मतलब है कि जनता खुद वोटिंग करके और संविधान संशोधन में वो चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, इसके आधार पर डिसाइड किया। तो पहली बात कि यहाँ पे जनसंख्या है, ज्यादा है, और इतनी जनसंख्या की वोटिंग कराना बड़ी बात है, जबकि अलग खर्चा बढ़ जाएगा। स्विट्जरलैंड में कम जनसंख्या है। दूसरा है सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है कि जनमत संग्रह अगर हम कराएंगे, ठीक है, तो शिक्षा की कमी है भारत में, अलगाववाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, गरीबी है,
भूखमरी है, इन सब के कारण क्या होगा, ये इसकी मतलब सबसे ज्यादा इस समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये आधार रह सकते हैं कि जनमत संग्रह क्यों नहीं करा रहे हैं। हमने बता दिया। आलोचनाएं क्या किया जाता है संविधान संशोधन का, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संघवाद के विरुद्ध है, क्योंकि प्रांतों को तुलना में केंद्र को क्या किया गया, मजबूत बनाया गया, तो ये आलोचना किया जाता है। एक प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान को केंद्र के हाथों का खिलौना बना देती है। चर्चा करें। क्वेश्चन मेंस में है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान को केंद्र के हाथों का खिलौना बना देती है, मतलब केंद्र जैसा चाहे वैसा कर ले। ठीक है, चर्चा करें। अब चर्चा करें तो इस पे वही चर्चा करना है कि भाई केंद्र बताओगे कि केंद्र की कितनी शक्तियां हैं, लोकसभा राज्यसभा की बात बताओगे कि वही संविधान संशोधन हो सकता है। राज्य सिर्फ तीसरे कंडीशन में विशेष बहुमत में पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज नहीं करता है, इसलिए है। लेकिन वो बोलोगे कि खिलौना नहीं है। खिलौना नहीं है क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। या यही क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है, चाहे ये क्वेश्चन दोनों को टेकल करने का या लिखने का यही फॉर्मेट होगा जो हम बताने जा रहे हैं। क्या कि क्यों है, चाहे नियंत्रण क्यों है, चाहे खिलौना क्यों है। अधिकांश प्रावधानों में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। जिन गिने चुने मामलों में राज्य का अनुमोदन जरूरी होता है, वो केवल आधे राज्य की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 50%। हमने बताया था ना, तो इसलिए खिलौना माना जाता है। प्रांत में केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। प्रांत में ऐसा नहीं लगा कि 50% जो है वो विशेष बहुमत से पारित करें, नहीं, वो भी वहां भी एक शिथिलता दे दिया गया कि साधारण बहुमत से ये पारित करें, जबकि राज्यसभा लोकसभा क्या करें, राज्यसभा और लोकसभा विशेष बहुमत से पारित करते हैं। तो यहाँ भी शक्ति कम कर दी गई है, तो खिलौना बन जाता है केंद्र के हाथों में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरुआत प्रांत के द्वारा नहीं किया जा सकता, कभी भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रांत के द्वारा शुरुआत नहीं किया जा सकता, इसलिए खिलौना बन जाता है। तो क्यों बता दिया खिलौना क्यों बन गया। अब आ जाओ, लेकिन यह कहना उचित नहीं है, यह कहना उचित नहीं है होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण संविधान केंद्र के हाथों का खिलौना बन जाएगा। यहां से अब अपना पक्ष रखेंगे। ध्यान रखना क्या है कि हमने दो क्वेश्चन पूछा था कि देखो सीधे सीधे बताया था दो क्वेश्चन में कि एक पूछा था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान को केंद्र के हाथों का खिलौना बना दे देती है, तो हमने बताया कि क्यों बना देती है। दूसरा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। तो जब इसमें बताने आएंगे तब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि जब ये बोलेंगे कि लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि संविधान का संशोधन की प्रक्रिया के कारण संविधान केंद्र के हाथों का खिलौना बन जाएगा, ये उचित नहीं है। क्यों बताएंगे कि हाथ का खिलौना नहीं है, तो पहले बदलेंगे कि अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं संशोधन करने में संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों का क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि गठबंधन की राजनीति में किसी एक दल के द्वारा प्राप्त करना कठिन होगा। विशेष बहुमत अगर कहें तो अभी गठबंधन की राजनीति अगर हो कहीं है तो वो क्या होगा, इसको प्राप्त नहीं कर सकता, विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहला ये बोलेंगे कि खिलौना नहीं हो सकता। दूसरा बात है कि राज्यसभा क्या करता है, राज्य का प्रतिनिधि है और राज्य के हितों को देखता है, राज्य को हितों को देखता है। जबकि हो सकता है कि लोकसभा में कोई एक दल विशेष बहुमत से जुड़ा, लेकिन राज्यसभा में उस दल का प्रभावी, मान लो कि अभी लोकसभा में बीजेपी प्रभावी है, राज्यसभा में बीजेपी प्रभावी नहीं है, सब दल के लोग हैं, तो फिर यहाँ पे तो निष्पक्ष होकर राज्यसभा कर सकती है, तो खिलौना कैसे हो सकता है। राज्यसभा अगर रद्द कर दिया तो हो गया संविधान संशोधन रद्द। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट भी है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। कैसे नियंत्रण रखता है, तो न्यायालय क्या करता है, न्यायालय के पास अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत के संविधान में ऐसा है कि न्यायालय की स्थापना है और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, और वो किसी भी विधेयक को, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो चाहे कोई भी विधेयक हो, उसका पुनरावलोकन शक्ति प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू प्राप्त है। इसके कारण अगर कोई असंवैधानिक संशोधन पाया जाता है तो रद्द करता है सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारे ने किया है। जैसे हम एक एग्जांपल बता दें कि 44वां संविधान संशोधन में ये बोल दिया गया था कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में सब पे प्रभावी होगा, वरीयता दिया जाएगा। लेकिन मिनर्वा मिल ने
मिनर्वा मिल ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ प्रावधान लेकर आई है, जो केशवानंद भारती केस में, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर से भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो खिलौना कैसे बन सकता है? तो न्यायपालिका का पक्ष रखेंगे तो बोलेंगे कि एक, देखो जब भी न्यायपालिका की बात पक्ष रखेंगे तो न्यायपालिका का कीवर्ड क्या होगा कि न्यायपालिका ऐसा है, संविधान सम्मत न बनाए तो जुडिशियल रिव्यू करके कैंसिल कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात है कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब किसी से गठजोड़ नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, तो वो नियंत्रण कर सकता है। तीसरी बात हमने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा सॉरी केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, उस बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो खिलौना कैसे बन सकता है? फिर हम, ये न्याय वाला बात हो गया न्यायपालिका का। फिर स्वतंत्र प्रेस भी तो है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी तो हैं जो आलोचना करते हैं, तो ये भी हो जाएगा, नियंत्रण करेगा, खिलौना नहीं बनने देगा। नियतकालिक पे चुनाव होता है, अगर अभी आपने कुछ ऐसा संशोधन कर दिया तो 5 साल के बाद फिर तो जनता के पास जाओगे, तो ये भी तो डर रहेगा उनके पास कि चुनाव नहीं जीतेंगे, तो ये भी नियंत्रण करेगा। तो ओवरऑल नियंत्रण की बात समझ में आया। तो आलोचना क्या होता है कि भारत में संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पे विधेयक को बनाने का कोई और तरीका नहीं है। मतलब कि संविधान संशोधन विधेयक में अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो कोई संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। दूसरा बात है कि राज्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन करने के लिए समय सीमा भी निर्धारण नहीं किया गया, इस बात पे आलोचना किया जाता है। ठीक है। अब महत्व देखें संविधान संशोधन विधेयक का, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण भारत के संविधान की गतिशीलता बनी रहती है, ये महत्व है। क्या होता है? गतिशीलता बनी रहती, पहला। और बदलते समय के साथ भी संविधान क्या हो जाता है? प्रासंगिक होता है, ये महत्व है। दूसरा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जितना प्रक्रिया का क्या है? वैधानिक है, वैधानिक महत्व है। जितना वैधानिक महत्व है संविधान संशोधन प्रक्रिया का, उससे अधिक कहीं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। तो ये भी महत्व बताओगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जितना वैधानिक महत्व है, उससे ज्यादा कहीं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई भी संविधान संशोधन होता है तो किसी के राजनीतिक, आर्थिक और आर्थिक उत्थान के लिए ही किया जाता है, यह सामंजस्य बैठाने के लिए ही किया जा सकता है, या समता का आदर्श लेके किया जाता है। ठीक है। इससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर सकारात्मक प्रयोग किया जाए, संविधान संशोधन का अगर सकारात्मक प्रयोग किया जाए, तो वह भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज की पुनर्रचना में सहायक हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो बोला कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और महत्व होता है, तो राजनीतिक संरचना में, अर्थव्यवस्था की संरचना में, समाज की संरचना में सहायक हो सकता है अगर संविधान संशोधन। तो इसका महत्व बताया। ठीक है। महत्व और भी बता सकते हैं बहुत सारे, जब जैसे महत्व में देखो, संविधान संशोधन के महत्व में बता दे रहे हैं कैसे सोचना चाहिए। संविधान संशोधन के महत्व में जो हमने बताया, तो वो तो बताया ही, क्या है? लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है। ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान की तरफ अग्रसरित होगा। ठीक है। विवादों को कम करेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन बढ़ेगा। कितना लिखोगे, संतुलन बढ़ेगा। ठीक है। फिर हम कहेंगे कि समयानुसार प्रासंगिक बना रहेगा। वैश्वीकरण मतलब एलपीजी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करेगा। लिखते जाओ ना। तो ये हमने डायमेंशन खोला कुछ। ठीक है। कमियां या आलोचना क्या किया जाता है? तो न्यायपालिका ने किसकी बात, कमी और आलोचना हो रही है? हाँ, अभी तो ये पढ़े ही नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये न्यायपालिका की देन है भारत में, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत। और किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया था। तो मूल ढांचे के सिद्धांत का मतलब क्या है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ इस ऐसे प्रावधान होते हैं जो संविधान के लिए अनिवार्य है। अगर वो चेंज कर दिया जाए प्रावधान, तो संविधान का स्वरूप भी चेंज हो जाएगा।
मतलब मूल ढांचे का मतलब समझो, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि कुछ संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के लिए बहुत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। अगर उस प्रावधान में हम चेंज कर दें तो संविधान की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, संविधान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, या संविधान का स्वरूप में विकृति आ सकता है। तो उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को क्या बोला गया? मूल ढांचा बोला गया। ठीक है। और इन मूल ढांचे में संसद इन प्रावधानों को कभी संशोधन नहीं कर सकती, ये केशवानंद भारती में बोला था। तो मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है? तो अभी तक 19 विषय शामिल है, 19 को घोषित कर दिया है मूल ढांचे में। तो उसमें कौन है? संविधान की सर्वोच्चता है, कि संविधान का सर्वोच्चता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको संविधान संशोधन नहीं कर सकते कि नहीं संसद की सर्वोच्चता हो जाए, नहीं। कानून का शासन, पंथ निरपेक्षता, संघात्मक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय लोकतंत्र, और खुद न खुद बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या है? अपने आप में एक क्या है? मूल ढांचा है। और ये मिनर्वा मिल में बोला गया। मिनर्वा मिल में वेरी इंपॉर्टेंट, मिनर्वा मिल में 1980 में ये बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर को और न्यायिक पुनरावलोकन को। ठीक है। अब आ जाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं या किस आधार पे आलोचना किया जाता है, और ये सीधा सीधा टॉपिक दिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए, उसका विकास में अगर मान लो हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का विकास कैसे हुआ, तो आप कैसे मान लो हम नहीं जानते हैं, हम पढ़े भी नहीं है, तो हम जानते हैं केशवानंद भारती में क्या आया? केस आया। केशवानंद भारती केस में 25वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको भी लाया गया था, प्रियम्बल भी लाया गया था केस में, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल भी था। तो इन दोनों का आधार देके बेसिक स्ट्रक्चर, इसी में लड़ाई देके जो 25वां बताए थे, प्रियम्बल में भी बताए थे, देख लेना। उसको आधार बनाते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया? कंसेप्ट दिया। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया कि जो होगा, उसके बाद उसका विस्तार सुप्रीम कोर्ट करती गई। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे बता देना कि बाद में जोड़े गए। मिनर्वा मिल के 2 याद है तो 2 बता देना कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, और बेसिक स्ट्रक्चर को ये इसने खुद ने खुद बोला था। ऐसे ही अन्यवाद में ऐसे बोल दोगे कि अन्यवाद में ये घोषित किया गया, अन्य सुप्रीम कोर्ट के बाद में, जैसे क्या? संसदीय प्रणाली, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, जो हमको याद है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, समाजवाद, जोड़ते जाओ ना, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, एक और केस हो जाएगा। नहीं याद है तब की, अभी के लेवल पे बोल रहे हैं कि विकास कैसे हुआ। तो विस्तार करने का मतलब कैसे हुआ? केशवानंद से स्टार्ट हुआ, 1973 की बात किए, और 1973 के बाद सीधे सीधे 1980 में मिनर्वा मिल की बात किए, और अन्यवाद में नहीं याद है तो जोड़े। कौन काट सकता है? ऐसा थोड़ी है कि संविधान के लेके बैठे हुए हो या सुप्रीम कोर्ट के हो के सारे बात बताओ, लेकिन हाँ बताएंगे उसमें जब एडवांस में होगा। तो आलोचनाएं की बात हो गई, हम लोग आलोचना कर लिए। अब आ जाओ कि बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में तर्क या मूल्यांकन करना हो, विश्लेषण करना हो, तो पक्ष में तर्क दोगे, विपक्ष में तर्क दोगे, तो वो देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में तर्क देते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि संविधान की उन विशेषताओं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको संरक्षण देना है, जो जिनका चिरकालिक महत्व है, जिसका आधार ही हमारा क्या है? आधार ही हमारा क्या है? शासन का आधार है, जिन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं ने उस पर ज्यादा फोकस किया। उन विशेषताओं को संरक्षण देना, उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को संरक्षण देना, पहला तर्क होगा। दूसरा तर्क होगा कि न्यायालय के अनुसार 368 में, आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है। कौन? 368 के तहत संसद क्या कर सकता है? संविधान संशोधन में करता है। अगर संविधान संशोधन इन बेसिक स्ट्रक्चर जिनको घोषित कर दिया है, अगर उनमें चेंज कर देता या नष्ट कर देता, तो फिर संविधान का मतलब ही नहीं रह जाता, उसका जो आदर्श है, दर्शन है, वही समाप्त हो जाता। ठीक है। और तीसरा हम पक्ष दे सकते हैं कि मूल ढांचे के सिद्धांत के द्वारा व्यवहार में सत्ताधारी दल के द्वारा संविधान संशोधन का क्या करते हैं? दुरुपयोग में सहायता मिलती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जो सत्ताधारी क्या करते हैं? संविधान संशोधन का दुरुपयोग करते हैं, उससे सहायता मिलती है। ये पक्ष में तर्क देंगे। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है अनेक कमियों का शिकार है, लेकिन व्यवहार में इसने भारत में लोकतंत्र को क्या कराया है? बेसिक स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। ठीक है, स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, समानता को बढ़ावा दिया है, और संविधान संशोधन के दुरुपयोग को रोका है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको संरक्षण दिया गया है। अगर देखें
तो एक ये भी तथ्य आता है कि भारत की न्यायपालिका एक जिम्मेदार न्यायपालिका है और अभी भी इससे उन्हीं बातों को मूल ढांचे घोषित किया है जिसे संविधान सबसे प्रमुख लक्षण है, संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण है। ब्रीफ करते हैं पक्ष में तर्क। देखो, पक्ष में हमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, दिमाग खोल के बोल। बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो विविधता, हम जो लिखे हैं उन्होंने, विविधता जो है उसमें सामंजस्य बैठाएगा, समाजवाद को प्रेरित करेगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, संविधान के सर्वोच्चता को चिरस्थायी रखेगा, ठीक है। फिर हम बोले कि ये क्या करेगा, संसद संविधान संशोधन का क्या करे, दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है, दुरुपयोग को रोकता है। फिर बोले कि संविधान संसद क्या करेगा, संसद या सत्ताधारी दल को लोक लुभावन घोषणाओं से बचाता है, तानाशाही से बचाता है, ठीक है। ये सारे हम बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बोल सकते हैं और जो हमने बोला है वही बोला है, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बात करें, विपक्ष में बात थोड़ा सा कर लें, इसमें लिखे नहीं है तो विपक्ष वाला नोट कर लेना, यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं। विपक्ष में बात किया जाता है, इसे नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में भी नहीं होगा फिर, ठीक है, या होगा तो आप लोग हमें बता देना। विपक्ष में पहली बात बोला जाता है कि ऐसा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ये भेदभाव का उत्पन्न करता है, अर्थात जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जो प्रावधान है वो संविधान में वो कम महत्व है, ये भेदभाव उत्पन्न करता है। इस बात पे आलोचना किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर में। दूसरा बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ा सकता है, नोट जरूर कर लेना। न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ा देगा और ये सेकेंडरी सुपर कार्यपालिका की तरह काम कर सकता है, इस पे भी आलोचना किया जाता है। तीसरा, हम विपक्ष ये ले सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मूलभूत प्रावधान तो जोड़े गए हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन समय के अनुसार वो हो सकता है कि समय के साथ वो परिवर्तन हो जाए, तो फिर इसको चेंज करने में कठिनाई होगी, मतलब समय हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसा हो कि अप्रासंगिक हो जाए कोई बेसिक स्ट्रक्चर। आल्दो अभी तक तो बड़ा सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए तो फिर हमें संसद क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो ये एक व्यवहार में, तो इन आधारों पे क्या किया जाता है, आलोचना किया जाता है, यह विपक्ष में बोला जाता है, ठीक है, इसे नोट जरूर कर लेना। अब शक्ति का पृथक्करण है, देखो भाई हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो लेक्चर हम बताएंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी शर्त लगा लो, किसी किताब में नहीं मिलेगा जो ये सिलेबस है ना कि भारत का अन्य देशों के संविधान से तुलना, भाई साहब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक ही लेक्चर में हम ये बताएंगे, ठीक ना, एक ही लेक्चर में। तो एक लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पेशेंस रखना। अब शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम लेके जाएंगे कि कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ऐतिहासिक आधार क्या है शक्ति के पृथक्करण का, अमेरिका में शक्ति का पृथक्करण कैसा है, भारत में कैसा है। तो अब तुलना करेंगे और थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। और मेरा सजेशन है कि चूंकि अब पढ़े नहीं हो तो इसमें इतने अच्छे अच्छे प्रावधान होंगे कि 2 या 3 बार वीडियो इसको कम से कम देख ही जाना, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन इतने अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी जो कहीं भी मेंस में हम अपने हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।